देवेंद्र फडणवीस ने एक बात जरूर कही कि पहले 2.5 साल में हमको दिक्कतें काफी थी, लेकिन हमारा एक भी विधायक यहां से वहां नहीं गया। हमारे विधायकों पर भी प्रेशर था, लेकिन हमारा विधायक यहां से वहां नहीं गया। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के विधायक तो चले गए। तो कहीं आपका विपक्ष कमजोर तो नहीं पड़ गया है महाराष्ट्र में? नहीं, जरा भी नहीं, विपक्ष कहीं कमजोर नहीं पड़ा है। महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से इंटैक्ट है और हम तीनों पार्टियां जो है, ये हमारा दायित्व बनता है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। चाहे हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होगा, लेकिन हम मुद्दे तो उठा सकते हैं ना हाउस के अंदर, वहां तो हमको रोक नहीं सकते। हम जनता की अदालत में जा सकते हैं। अगर ये हमको हाउस में रोकेंगे तो हम जनता की अदालत में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। देखिए, ये इन्विटेशन छोड़ने वाला नहीं है विपक्ष। जो इन्विटेशन की आप बात कर रहे थे, ये इन्विटेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप इन्विटेशन देख सकते हैं। राज्यपाल के पास मिलने से पहले ये इन्विटेशन तैयार था। जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, ये पहले से इन्विटेशन तैयार था, पहले से इन्विटेशन तैयार था। और पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की मीटिंग, उसमें हो रहे भाषण, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे। अब तक तो चिट्ठी की आदत है, चिट्ठी से आता है, कोई ना कोई नाम आता है, उसके बाद वो पढ़ के बताया जाता है। कांग्रेस पे भी यही होता है। इस बार क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी ने ओपन मीटिंग रखी? जफर इस्लाम जी, देखिए, ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं, अब कहना नहीं चाहिए, सपरा जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, इसलिए ज्यादा इनको कुछ नहीं बोलूंगा। और आनंद दुबे भी भाई हमारे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, नहीं बोलूंगा। लेकिन इनके अंदर खाने क्या होता है। अब हरियाणा में देखिए, शैलजा जी और हुड्डा जी में मार डोरा कुश्ती हो रहा। किस बात के लिए कि कौन मुख्यमंत्री? अरे जीते नहीं मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, बताइए। सुना आपने कभी ऐसा? इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया और मुख्यमंत्री इलेक्शन में गए भी नहीं, मुख्यमंत्री का सीट का दावा कर रहे हैं। जरा समझिए, यहाँ तो हम भारी मेजोरिटी जीते। यहाँ देखिए, अरे कहाँ टॉपिक खींच के ले जा रहे हैं। अरे भाई, जो कार्ड आया है, पटोला से ना भाई साहब, पटोला जी और ये उद्धव जी दोनों अपने चाहते हैं। इस पे उत्तर दीजिए ना। उसी पे आ रहा है। एक मिनट रुकिए ना। यहाँ ये गवर्नर को मिलने, गवर्नर को पत्र देने से पहले ये इनविटेशन कैसे छप जाता है? मुख्य सचिव किस तरह से ये इनविटेशन छाप लीजिए। यही स्टेबिलिटी है ना, जो है वो ऑटोमेटिक मोड पर पहले ही चल गई। ये पहले ही कठपुतली बन गई है। ये महाराष्ट्र की सरकार दिल्ली दरबार की कठपुतली बन गई है, नजर आ रहा है इससे कि हमारी सरकार तो मोस्ट देखिए उदाहरण, कोई क्लैरिटी की कमी नहीं। आप यही हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस बने मुख्यमंत्री या कोई बने, दिल्ली दरबार की कठपुतली रहेगी। अपोजिशन का भी काम दिल्ली दरबार की कठपुतली रहेगी। शाह और शहनशाह की कठपुतली बन करके ये सरकार रहने वाली है, ये निश्चित हो गया। आप जो पूछा गया, छोड़िए ना, जो पूछा गया सवाल पे आइए ना, पूछा गया सवाल पे आइए ना। आप चुप हो जाइए। भाई मैंने नहीं पूछा, ये तो एंकर ने पूछा, साहिल भाई ने पूछा सवाल, उसका सवाल का जवाब। चलिए आनंद दुबे, लेकिन फड़फड़ा तो रहे आप। आनंद दुबे, सवाल का जवाब तो अच्छा चलिए आनंद दुबे, सवाल का जवाब, आनंद दुबे, आपके आपके जुड़वे भाई को आप कुछ कहना चाहेंगे? शिवसेना को आप कुछ कहना चाहेंगे? शिवसेना यूबीटी की तरफ से, क्योंकि आप तो वो सरकार में जा रहे हैं। यही सूझबूझ आपने 2019 पे दिखाई होती तो आज शायद आप उनके साथ में रहते और सरकार दोबारा शायद आपकी बन सकती थी। क्या आपको लगता है कि गलती हो गई? देखिए, शिंदे मान तो गए ना सरकार में शामिल होने के लिए, भले मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा है उनको। एकनाथ शिंदे जी के लिए और शिवसेना के लिए दो लाइन तो बनती है साहिल भाई। हम क्या थे, क्या से क्या हो गए, भारतीय जनता पार्टी के मोहब्बत में फना हो गए। अभी गुलाब चंद दुबे जी कह रहे थे कि हम लोग बड़े खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, सब खुशी मोहब्बत से हो रहा है। हमने देखा आपकी खुशी। आप मुंबई से दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई आए, मुंबई से सातारा गए, सातारा से ठाणे गए, ठाणे से मुंबई आए। इन खुशियों को सबने बहुत देखा है। अब बच्चे को पता है कि अगर महायुति पूर्ण बहुमत में आने वाली है तो बीजेपी का ही सीएम बनेगा। उसके बाद भी एकनाथ शिंदे जी ने जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस ठाणे में की कि ये पूरी सरकार मैंने अपने कंधों पर खींच के लाई है, मेरा चेहरा सबसे आगे था, मेरे द्वारा किए गए कामों को लोगों ने सराहा है। इन 2.25 वर्षों में मैं एक आम आदमी, कॉमन मैन, सीएम मतलब कॉमन मैन,
एक कॉमन मैन, मतलब सीएम बनकर मैंने इस पूरी सत्ता को वापस लाया है, उसके बाद भी आपको मुख्यमंत्री का दुबे पद जी, नहीं लेकिन मिल रहा सरकार था। में तो है वो। ये हमको भी पता। अरे तो मैं वही कह रहा हूं ना कि सरकार में होना उनकी मजबूरी है, वरना ईडी सीबीआई भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी से गुलाब लड़ा चंद दुबे नहीं जी, जा सकता, मजबूरी है क्या? हर पार्टी नहीं लड़ सकती। अभी भी शिंदे जी कह सकते हैं क्या कि मैं शिवसेना बाहर रहता हूं, यूबीटी ही सरकार लड़ में नहीं सकती जाऊंगा, है। मेरे बाकी लोग चले जाए अंदर? गुलाब चंद दुबे जी अभी भी कह सकते हैं क्या एकनाथ शिंदे जी की मैं बाहर रहता हूं, मैं नहीं जाऊंगा सरकार में? जी साहिल जी, मैं आनंद भाई से पूछना चाहता हूँ इसके लिए कभी इन लोगों के पास गद्दार, खोखा, इसके अलावा और कुछ शब्द इनके पास बचे थे, इनके पास कुछ मुद्दे थे। अब ये बता रहे हैं सतारा टू थाने, थाने टू दिल्ली, दिल्ली टू थाने, फिर सतारा। अब इनके पास बेतुक की बात है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये 5 साल बैठें और देखें और रोज कहें कि आज सरकार के लिए कि कल सरकार के लिए कि इन लोगों का सामंजस्य ठीक नहीं है। सच पूछो तो आज के तारीख में इन लोगों के पास न कोई मुद्दा बचा है और न इनके पास कुछ शब्द बचे हैं। हमारे नहीं समझ में आ रहा है कि इनको कहां से सब खनक लग जाती है, कहां से ये जानकारी हो जाती है जिसके लिए हमारे परिवार में इस तरह से चल रहा है। अरे जिस ढंग से देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, राम लक्ष्मण की जोड़ी मानी गई 2022 में 30 जून को, ये भूल गए कि अरे वो भरत को भूल गए आप। 103 पे थे, हम 37 राम पे, लक्ष्मण और फिर भरत भी दुबे है मुख्यमंत्री सरकार बने। में। चलिए आनंद दुबे, संक्षेप में जवाब दीजिए, सरकार बनी है। संक्षेप भारतीय में जनता पार्टी ने 20 सेकंड में आपका जवाब दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। 20 सेकंड में शिवसेना को गुलाम संक्षेप में बना आनंद दुबे दिया जी। है। बीजेपी ने अपना गुलाम इनको बनाया है, और गुलाम जो होते वो आंखें नहीं दिखाया करते, आंखें झुकाया करते हैं। अगर एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, एकनाथ शिंदे जी बहुत सक्षम मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री उनको बीजेपी ने नहीं बनाया, और जब पार्टियां तोड़नी थी तो कम सीटें होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, दिल पे पत्थर रख के बनाया। ये बीजेपी वाले पहले भी कह चुके हैं। दंगल के आखिरी दौर में मुझे प्रोफेसर संजय कुमार जी के पास जाना है। संजय जी, सबसे पहले मुझे यह जानना है कि 2014 से 2019 की देवेंद्र फडणवीस की सरकार हमने देखी है, क्या यह सरकार भी उसी तरीके से, एक तरीके जिस तरीके से पीएमओ चलती है उस तरीके से सीएमओ महाराष्ट्र में चलता था, क्या यह सरकार भी उसी तरीके से बीजेपी चला पाएगी? या इस सरकार में जिस तरीके से 2 बड़े दल उनके साथ में शामिल है, उसमें से एक दल मुख्यमंत्री पद भुगत चुका है, महाराष्ट्र के सामने जो वादे उन्होंने चुनाव में किए हुए हैं, जिस तरीके का आर्थिक भार उन पर रहने वाला है, वो देखते हुए इन 2 सरकारों में क्या फर्क आप देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए इस बार सरकार चलाना? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो चुनौती तो बहुत बड़ी है। चुनाव के पहले ही राज्य सरकार पर बहुत बड़ा कर्ज था, और जो वादे उन्होंने किए हैं कहीं ना कहीं उनको वादे पूरे करने होंगे, और अगर वादे पूरे करने के आप चक्कर में लगेंगे, जो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि जन भावना यही है, जनता यही मान रही है कि उन्हें उन चीजों का फायदा होगा जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो सरकार पर और बोझ पड़ेगा, राज्य के एक्सचेकर पर बोझ पड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल है कि क्या बीजेपी दमखम से सरकार चलाएगी जैसा उन्होंने 14 से 19 के बीच में किया, बिल्कुल मुझे लगता है उस तरह से चला पाएगी, क्योंकि नंबर्स गेम है। सरकार चलाने में नंबर्स की महत्ता होती है, और हम सबको पता है बीजेपी एक बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में उभरी है और लगभग अपने दम पर मेजॉरिटी के करीब है। तो उसमें तो कोई, मुझे लगता है, शक नहीं है कि बीजेपी दमखम से सरकार चलाने की पूरी कोशिश करेगी। आशुतोष, पॉलिटिकली चैलेंज कितना बड़ा होगा? क्योंकि बीजेपी जब से महाराष्ट्र में सत्ता में आई है, उन्होंने सरकार चलाते समय पूरी तरीके से अपने हाथ में पावर लेकर सरकार चलाई है। इस बार भी मुख्यमंत्री उनका है, लेकिन कुछ विभाग उन्हें देने पड़ेंगे, शिवसेना, और कुछ विभाग एनसीपी को देने पड़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल चैलेंज कितना बड़ा होगा बीजेपी के लिए? क्योंकि शिवसेना भी 57 सीटों को लेकर है, अजीत पवार जो उनसे आइडियोलॉजिकली मेल नहीं खाते वो भी सरकार में शामिल है, और विपक्ष छोटा हो चुका है। क्या बड़ा आसान रास्ता रहेगा राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो इस सरकार के लिए? देखिए साहिल, मैं बीजेपी के से ज्यादा चुनौती में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की मानता हूं, और उसके 2 कारण। 2014 से लेकर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस ने जो सरकार चलाई वो वन मैन शो था। जो बीजेपी के तमाम बड़े क्षेत्रीय नेता थे आज कहीं दिखाई नहीं पड़ते, चाहे वो पंकजा मुंडे हो, उनको चिक्की घोटाले में उनका नाम आया था, एकनाथ फट से जिनको दाऊद इब्राहिम से बातचीत करने का आरोप लगा था, इस तरीके के तमाम जो बड़े बड़े नेता थे, यहां तक कि विनोद तावड़े वो बिल्कुल किनारे फेंक दिए गए थे और जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे।
आशीष शेलार, तो तमाम बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया गया था देवेंद्र फडणवीस। तो बिल्कुल उनका मॉडल नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौती ये होगी कि वो दिल्ली के साथ कैसे संपर्क रखे। ये जो 12 दिन का खेल हुआ है, 12 दिन के बाद जो देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया है, वो इसलिए नहीं आया है कि महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर उनको लेके किसी तरीके की कोई कशमकश थी। कशमकश दिल्ली के साथ थी। तो दिल्ली की एक आदत हो गई है नरेंद्र मोदी के आने के बाद की सरकार गुजरात की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे कहीं की हो, सरकार चलती दिल्ली से है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से सरकार चलने देंगे? तीसरी बात क्या, जो तीसरी चुनौती यह है कि पिछले दिनों जो गुजरात चलिए आशुतोष, समय मेरा समय खत्म हो रहा है।